आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लॉस्ट अपडेट के बारे में। लॉस्ट अपडेट का कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटेड है मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। तो पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं कि लॉस्ट अपडेट होता क्या है। मैं चलता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और राइट क्लिक करता हूँ और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर और फिर बिन फोल्डर में चलता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक्जी फाइल को ओपन करेंगे या अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो गया। कंसीडर कीजिए ये एक यूज़र ने इसको रन किया है और कंसीडर कीजिए इसको दूसरे यूज़र ने ओपन किया है। तो दो यूज़र इस एप्लीकेशन को एक ही साथ यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, लेकिन चूंकि SQL सर्वर को यूज़ कर रहे हैं जो कि सर्वर डेटाबेस इन्वायरमेंट है, तो दोनों यूज़र एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड हैं। लेट्स से दोनों एक ही यूज़र को एक ही रिकॉर्ड को ओपन करते हैं एट द सेम टाइम। एक यूज़र ने इस रिकॉर्ड को ओपन किया और दूसरे यूज़र ने भी उसी रिकॉर्ड को ओपन किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब लेट्स से दोनों ने ओपन किया, दोनों इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। लेट्स से इस यूज़र ने इसमें इसको जॉन स्मिथ के बजाय जॉन मार्टिन कर दिया और इसने इसको सेव किया और क्लोज कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं ये जॉन मार्टिन हो गया, लेकिन दूसरा यूज़र जो है वो इस चेंज से बेखबर है, उसको पता नहीं है कि चेंज हो गया है डेटा, और वो यहाँ डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देता है। और जैसे ही वो सेव क्लिक करता है तो आप देख रहे हैं कि उस डेट ऑफ बर्थ तो चेंज हो गई, लेकिन नेम जॉन स्मिथ रह गया है, यहाँ पे जॉन मार्टिन है। अगर हम इसको अपडेट कर दें तो आप देख रहे हैं इस यूज़र ने जब इसको जॉन मार्टिन किया था, जब इसने सेव किया वो चेंजेस ओवरराइड हो गई और या वो चेंजेस लॉस्ट हो गई। इसको कहते हैं लॉस्ट अपडेट। तो क्या कहते हैं इसको, लॉस्ट अपडेट, कि एक यूज़र ने एक रिकॉर्ड में चेंजेस की और दूसरे ने उसको ओवरराइड की क्योंकि उसे पता नहीं चला। तो हम इस ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर में ये कॉमन मसला है। आपको जब भी मल्टी यूज़र एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें आपको ये मसला हमेशा रहेगा। तो हम उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट करेंगे या अपने कोड को चेंज करेंगे ताकि यूज़र, अगर एक रिकॉर्ड को यूज़र ने अपडेट कर दिया है और दूसरा यूज़र उसी रिकॉर्ड को करंटली ओपन है और पुराना डेटा उसमें है, तो इस यूज़र को पहले कहेगा कि डेटा और चेंज हो चुका है, आपने इसको स्टिल अपडेट करना है या नहीं। अगर अपडेट करना है तो रीलोड कर देगा लेटेस्ट डेटा और फिर आप उसमें चेंजेस करेंगे। तो किस तरह करेंगे, आज चलते हैं अपने स्टूडेंट इन्फो फॉर्म में चलते हैं और यहाँ ये सेव बटन में जहाँ पे अपडेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, इफ डेटा इज already updated then show the user message and reload the fresh data for update। तो मैंने क्या लिखा, अगर तो डेटा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, जैसे कि दोनों यूज़र ने एक ही साथ में एक ही रिकॉर्ड को ओपन किया, अगर एक ने अपडेट कर दिया है तो दूसरे को मैसेज नज़र आए और फिर डेटा को रिलोड कर दे, फ्रेश डेटा को रिलोड कर दे ताकि यूज़र उसको अपडेट कर सके अगर करना चाहे। तो यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ और वो क्या होगा, एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे जो रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। तो इस फंक्शन का नाम है इफ डेटा नॉट अपडेटेड। अगर डेटा अपडेट नहीं है तो फिर क्या करो, अपडेट कर दो। एल्स, और
अगर डेटा अपडेट है तो फिर मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो that data is already, or yeah, record is updated by another user. Data or record will be reloaded again. Please update the record again. Yeah, data will be reloaded now. Please update the record again. और कैप्शन इसका एरर और ओके बटन और फिर आइकॉन एरर का और फिर डेटा को रीलोड कर दो। तो अगर आपको याद हो, हमने पिछले ट्यूटोरियल में 2 ट्यूटोरियल्स पहले डेटा को रीलोड करने का प्रोसेस किया था और कहाँ पे किया था, फॉर्म लोड इवेंट में। तो चलते हैं फॉर्म लोड इवेंट में। ये है हमारा फॉर्म लोड इवेंट और इसमें हमने किया था अगर अपडेट है, अगर अपडेट प्रोसेस चल रहा है तो डेटा को लोड कर दो और मैप कर दो हमारे कंट्रोल के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसी कोड को यूज़ करना है। इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट हम क्या करेंगे, इस कोड को कट कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे एक मेथड बना देंगे, लोड एंड मैप डेटा टू कंट्रोल्स इफ अपडेट। अगर अपडेट है तो लोड कर दो और फिर मैं इसको जनरेट कर दूंगा। जनरेट हो गया और उसमें ये कोड लिख देंगे। तो आपने देखा अभी स्टिल सेम प्रोसेस है, लेकिन मैंने उसको एक मेथड में रैप कर दिया ताकि हम इसको कॉपी कर सकें और इस मेथड को यहाँ भी कॉल करें। तो अब मैंने क्या किया कि अगर डेटा अपडेट नहीं है, इफ डेटा नॉट अपडेटेड तो फिर अपडेट प्रोसेस करो और मैसेज शो करो कि स्टूडेंट इन्फो इज अपडेटेड। लेकिन अगर डेटा अपडेट हो गया है तो पहले मैसेज शो करो द डेटा इज अपडेटेड बाय अनदर यूजर, क्या अनदर किसी और यूजर ने इसको रिकॉर्ड को ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। रिकॉर्ड विल बी रीलोडेड अगेन, दोबारा रीलोड होगा। प्लीज अपडेट द रिकॉर्ड अगेन और फिर आप दोबारा इसको अपडेट कर दें, क्योंकि जो अपडेट्स इसने की थी वो लॉस्ट हो जाएंगी जब डेटा रीलोड होगा। हो गया। अब हमने इसको करना है जनरेट कर दें तो जनरेट हो जाएगा। और अब हम करंटली इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें सिस्टम को पता किस तरह चलेगा कि डेटा अपडेट हो चुका है। तो हम अपने SQL सर्वर डेटाबेस में चलते हैं, स्टूडेंट पे राइट क्लिक कीजिए और डिज़ाइन में चलिए और हम एक और कॉलम ऐड करते हैं और इस कॉलम को मैं नाम देता हूँ ओरिजिनल रो वर्जन। कॉलम का क्या नाम है कि इस रो जो भी रिकॉर्ड होगा उसका वर्जन क्या है और डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे टाइम स्टैम्प होगा। अब टाइम स्टैम्प डेटा टाइप क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। टाइम स्टैम्प को जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इज अ सिनोनिम फॉर रो वर्जन डेटा टाइप, तो ये इसके लिए रो वर्जन के लिए यूज होता है। आप इसको बाज लोग रो वर्जन भी कहते हैं। तो अगर आप, लेकिन चूंकि SQL सर्वर हमें यहाँ पे रो वर्जन नहीं दिखा रहा, नए वर्जन जो कि SQL सर्वर में है होंगे उसमें ये रो वर्जन भी आपको दिखेगा, लेकिन पुराने वर्जन्स में आपको टाइम स्टैम्प दिखेगा। और
और ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा है कि रो वर्जन डेटा टाइप इज जस्ट एन इंक्रीमेंटल नंबर। ये इंक्रीमेंटल नंबर है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है एंड डज नॉट प्रिजर्व डेट और टाइम, और इसका डेट और टाइम को प्रिजर्व नहीं करता, सेव नहीं करता, ओ या दूसरे लफ्ज़ों में इसका डेट और टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आपने टाइम स्टैम्प का ये डेटा टाइप कहीं भी पढ़े या कहीं पे आपको सुने तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका ताल्लुक डेट और टाइम से है। ये जैसे एक इंक्रीमेंटल नंबर है और जो कि है जिसका दूसरा नाम है रो वर्जन, या रो वर्जन को हम टाइम स्टैम्प कहते हैं। तो जैसे ही हम सेव करेंगे अपने सीक्वल सर्वर में इसको और अपने स्टूडेंट टेबल में चलेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो ये इंक्रीमेंटल नंबर है, जब भी हम यहाँ पे कोई डेटा चेंज करेंगे ये इंक्रीज हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो कैसे, अभी आपको बताता हूँ। अब हमने इसको कर दिया, अब हमने अपने कोड में ऐड करना है इसको, यहाँ पे टाइम स्टैम्प ओरिजिनल रो वर्जन, और बहुत आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। चूँकि इसका इक्वलेंट कोई टाइम स्टैम्प का इक्वलेंट कोई भी डेटा टाइप या रो वर्जन का इक्वल डेटा टाइप C# में नहीं है, तो हम इसको यूज़ करेंगे बाइट एरे। अब एक चीज़ याद रखें, हर चीज़ के लिए हमने बाइट एरे नहीं यूज़ करना, इसकी एक वजह है कि ये यहाँ पे कहता है कि ये यूनिक बाइनरी नंबर्स हैं। तो इसको हम, जो कि जब बाइनरी का इशू आता है तो बाइनरी नंबर का यूजुअली मतलब यही होता है कि एरे है, एरे ही होते हैं। और आप अगर इस को देखें तो ये एरे ऑफ डेटा है, ये इसके सामने जो फोटो अगर आपने वो इससे पिछली वीडियोस देखी हो तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सिमिलर है। तो एरे है तो हमने बाइट एरे को यूज़ करना है, और फिर मैं इसको नाम देता हूँ ओरिजिनल रो वर्जन, गेट और सेट हो गया। अब हम इसको अपने लोड इवेंट में भी करेंगे, ऐड करते हैं, क्योंकि करंटली अगर जब हमारा एप्लीकेशन लोड होता है, अगर हम फॉर्म लोड इवेंट पे चले तो आप देख रहे हैं ये स्टोर प्रोसीजर हमें वो डेटा लेके नहीं देता। ये है हमारा स्टोर प्रोसीजर जो कि ये वाला है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो आप देख रहे हैं डेटा को ले रहा है स्टूडेंट से, सारे कॉलम्स को ले रहा है, लेकिन ओरिजिनल रो वर्जन को नहीं ले रहा, फोटो तक सारा ले रहा है। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, ओरिजिनल रो वर्जन ऐड हो गया। इसको एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे भी कॉल करना है और सेव करना है इस वैल्यू को ओरिजिनल, क्योंकि जब डेटा लोड हो जाए तो हमारे पास ओरिजिनल रो वर्जन होना चाहिए, ताकि जब दूसरा यूज़र उसको अपडेट करें तो हम चेक करें कि ओरिजिनल रो वर्जन और अपडेटेड रो वर्जन सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो डेटा अपडेट हो गया है, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। और फिर यहाँ पे ओरिजिनल रो वर्जन को मैं लिख देता हूँ। अब आप देख रहे हैं एरर दे रहा है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट टू बाइट कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट। तो हमने इसको कन्वर्ट भी करना है बहुत आसानी के साथ बाइट एरे में, इस तरह। स्पेलिंग मिस्टेक बाइट। तो अब देख रहे हैं अपलोड, हमारे पास ओरिजिनल रो वर्जन आ जाएगी। और जैसे ही अब हमारे पास, मैं अब सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसने रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। तो किस तरह, इसको किस तरह पता चलेगा क्या ट्रू और फॉल्स है।
तो दिस डॉट ओरिजिनल रो वर्जन या सिर्फ ओरिजिनल रो वर्जन भी आप कर सकते हैं। और फिर हमने एक और फंक्शन डिफाइन करना है, गेट करंट रो वर्जन। जब डेटा लोड होगा तो ये हमारे पास रो वर्जन ये होगा, और जब हम उसको अपडेट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि ये ओरिजिनल रो वर्जन और ये जो करंट डेटाबेस में है उसमें कोई डिफरेंस है। अगर है तो फिर मैसेज शो करो और डेटा को दोबारा रीलोड कर दो, अगर नहीं है तो अपडेट कर दो। तो इसको भी जनरेट कर दें। जनरेट हो गया। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। इसने रिटर्न करना है बाइट एरे को, क्योंकि हमने रो वर्जन चाहिए। तो पहले बाइट एरे को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और करंट रो वर्जन, और जो कि कितने बाइट का, 8 बाइट हो गया। अब हमने इसको रिटर्न करना है, इस रो वर्जन को। रिटर्न करंट रो वर्जन। करंट ये आप देख रहे हैं ये एम्प्टी है, तो हमने क्या करना है, डेटाबेस से इसको लेना है। तो स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और फिर हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, SQL कनेक्शन और न्यू SQL कनेक्शन, और इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दे। इसके बाद हमने कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इसमें एक स्टोर प्रोसीजर को देना है। क्या करेगा ये, गेट करंट रो वर्जन कौन। और फिर हमने कमांड टाइप डिफाइन करनी है, जो कि है स्टोर प्रोसीजर। कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। फिर पैरामीटर देना है रिकॉर्ड का, कि कौन सा रिकॉर्ड का रो वर्जन हमें चाहिए। तो इस केस में स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी, और ये कहाँ से आ रही है, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी। किधर से आ रही है ये, अभी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट आईडी, जब ये फॉर्म अपडेट के लिए खुलेगा तो हम इसको स्टूडेंट आईडी दे देते हैं, तो वो स्टूडेंट आईडी सप्लाई करेगा ये, और फिर कनेक्शन को ओपन करेगा, और फिर करंट रो वर्जन हम इसके साथ मैप करेंगे, क्योंकि हम एग्जीक्यूट स्केलर यूज करेंगे। अब एग्जीक्यूट स्केलर का क्या मतलब है, थोड़ी देर में मैं जब स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करूंगा तो तब आपको पता चलेगा। अब ये हमें क्या दे रहा है, एरर कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू बाइट एरे। तो इसको बाइट एरे में कन्वर्ट कर देते हैं हम, हो गया। और अब हमने इसको रिटर्न करना है। अब स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट भी कर देते हैं। चलते हैं स्टोर प्रोसीजर में, और न्यू स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर। इसका एक पैरामीटर है जो कि मैंने दिया था उधर, स्टूडेंट आईडी, जो कि इंटीजर है। और हमने क्या करना है, सेलेक्ट करो, क्या करो,
इसको सेलेक्ट करो फ्रॉम इस टेबल से। चूंकि हम सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, वेयर स्टूडेंट ID equals to student ID, तो हमारे लिए चूंकि हम सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने अपने कोड में क्या लिखना है, एग्जीक्यूट स्केलर। हम रीडर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक ही, अगर रीडर में हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, चूंकि हमने सिर्फ एक ही कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो हमने एग्जीक्यूट स्केलर करना है। स्केलर का मतलब है एक। अब एग्जीक्यूट कर दें इसको, एग्जीक्यूट हो गया। कोड में चलते हैं, तो जैसे ही हमारे पास करंट रो वर्जन आ जाएगा, तो हमने अपने इसको सप्लाई, अब इसको करना है दो पैरामीटर्स, एक है ओरिजिनल रो वर्जन, एक करंट रो वर्जन। तो इसमें चेंज कर लेते हैं, 2 बाइट है, तो पैरामीटर्स हमने सप्लाई करने हैं, ओरिजिनल रो वर्जन और एक और करंट रो वर्जन। और फिर हमने यहाँ पे इसको कंपेयर करना है, और कंपेयर क्या करेंगे, चूंकि ये बाइट एरे है तो स्ट्रिंग डॉट कंपेयर नहीं करेंगे, हमने करना है स्ट्रक्चरल कंपैरिजन। और अभी आपको ये नज़र नहीं आ रहा, तो हमने इसको इंपोर्ट करना है, और फिर हमने क्या करना है, स्ट्रक्चरल इक्वालिटी कंपेयरर, स्ट्रक्चर इक्वालिटी कंपेयरर सेलेक्ट कीजिए, हो गया डॉट इक्वल्स। इसका ये फंक्शन है जो कि रिटर्न क्या करता है, बोल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला, तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स। तो ओरिजिनल रो वर्जन और करंट रो वर्जन हम दे देंगे इसको। अब अगर इसने रिटर्न किया ट्रू कि डेटा अपडेट नहीं है, तो फिर अपडेट प्रोसेस करेगा, और अगर डेटा अपडेट है तो फिर ये मैसेज शो करेगा और रीलोड कर देगा डेटा, फिर आपने दोबारा करना है। अब रन करते हैं और देखते हैं। मैं इसकी तो इंस्टेंस को ओपन करता हूँ, एक ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, दूसरे को मैं अभी ओपन करता हूँ। हमारे पास दो इंस्टेंसेस आ गई हैं। अब मैं चलता हूँ, इस रिकॉर्ड का रो वर्जन मालूम करते हैं पहले। स्टूडेंट सेलेक्ट, और आप देख रहे हैं इसका रो वर्जन 273F है, सही है, 273F। दोनों रिकॉर्ड को एक ही साथ में ओपन करें, एक ही रिकॉर्ड को दोनों इंस्टेंट में एक ही साथ में मैंने ओपन कर दिया। अब मैं इसको जेम्स टेलर कर देता हूँ, हो गया, और मैं इसको सेव करता हूँ, सेव हो गया, और दोबारा इसको रन करते हैं। और अब 273F था, तो आप देख रहे हैं 276C हो गया, चेंज हो गया। पहले में जब मैंने इसको अपडेट किया तो इसने कोई मैसेज शो नहीं किया, इसने हमें मैसेज शो नहीं किया कि रिकॉर्ड इज ऑन अपडेटेड बाय, इसने ये प्रोसेस किया क्योंकि रिकॉर्ड करंट रो वर्जन, ओरिजिनल रो वर्जन और करंट रो वर्जन सेम 275। अब चेंज है, 273 से 276 हो गया है। तो अब अगर मैं इसको सेव करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, रिकॉर्ड इज अपडेटेड बाय अनदर यूजर, रिकॉर्ड विल बी रीलोडेड नाउ, प्लीज अपडेट अगेन। तो दोबारा रीलोड कर देगा, और आप देख रहे हैं जेम्स टेलर या जॉन टेलर। अब मैं इसको, अगर इसमें कोई और चेंजेस करना चाहूँ तो आप देख रहे हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड, जो कि यहाँ पे जॉन स्मिथ से जॉन टेलर कर दिया था मैंने, चेंज लॉस्ट नहीं हुआ, लॉस्ट अपडेट का वो प्रोसेस हमने
मैनेज कर दिया कि अवॉइड हो और लॉस्ट अपडेट अब नहीं हो रहा। यूज़र इन्फॉर्म है, अगर दोनों यूज़र एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करें तो उनको पता चलेगा। अगर किसी दूसरे यूज़र ने डेटा को अपडेट कर दिया तो इस यूज़र को पता चलेगा डेटा अपडेट हो चुका है और उसको हमने दोबारा अपडेट करना है, रीलोड कर देगा और फिर हम उसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं अगर करना चाहें। मैं इस रिकॉर्ड को दोबारा जॉन स्मिथ कर देता हूँ और अब आप देख रहे हैं ये मैसेज नहीं शो करेगा और अपडेट कर देगा। अपडेट हो गया और यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में लॉस्ट अपडेट को। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।